इमेजिन कीजिए आपकी ज़िंदगी सामान्य चल रही है। आप अपने पार्ट टाइम जॉब पर हैं, सुपरमार्केट की गलियारे में नूडल्स का प्रमोशन कर रहे हैं और फिर एक झटके में आप खुद को कहीं और पाते हैं, किसी और के शरीर में, किसी और पहचान के साथ। सोचिए उस पल आपकी हालत क्या होगी, परेशानी, डर या एक अजीब सा रोमांच। हमारी कहानी के मुख्य किरदार के साथ आज कुछ ऐसा ही हुआ। वह अपने सामान्य दुनिया से निकलकर एक वेब नॉवल की दुनिया में आ गई है, और वह सिर्फ आई नहीं है, बल्कि वह बन गई है एक ऐसी नैनी जिसका अंत बेहद भयानक होने वाला है। अब सवाल यह है, क्या वह इस खतरनाक नए किरदार को संभाल पाएगी? क्या वह अपने मौत की नियति को बदल पाएगी? हेलो, हाय, दिस इज निसी। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई डिडंट साइन अप टू बी अ नैनी। तो आइए शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमारी मेन कैरेक्टर के हाथ में है कप नूडल। ठीक उसके सामने हैं दो छोटे बच्चे। उनमें से एक बच्चा बोलता है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हमारी मेन कैरेक्टर हैरानी से उन बच्चों को देखती है। हमारी मेन कैरेक्टर अब पूरी तरीके से उलझन में है। वह अपने आप से पूछती है, ये क्या चल रहा है? वह याद करने की कोशिश करती है। उसे बस एक बात याद है, वह सुपरमार्केट में पार्ट टाइम शिफ्ट पर थी, 100 फोन के इंस्टेंट नूडल का प्रमोशन बूथ पर। तभी एक गुस्साई कस्टमर चिल्लाकर बोली, कौन हो तुम? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मेन कैरेक्टर ने सभ्यता से जवाब दिया, प्रमोशनल प्राइस सिर्फ एक इंस्टेंट नूडल पर है, हर इंसान के लिए। तभी दूसरा कस्टमर भी तमतमा उठी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने कस्टमर से ऐसे बात करने की? हमारी मेन कैरेक्टर ने बस इतना कहा, मैं सिर्फ आपको प्रमोशन की जानकारी दे रही थी। वह बहस करने का कोई फायदा नहीं था। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोली, यहाँ से निकलना ही ठीक होगा। इसी गहमा गहमी में उसके हाथ से एक इंस्टेंट नूडल का कप नीचे गिर गया। जैसे ही उसने उसे उठाने के लिए नीचे झुका, अचानक उसका सिर तेजी से घूमने लगा। उसने सोचा, शायद जल्दी खड़े होने की वजह से ऐसा हुआ होगा, और जैसे ही उसने कप नूडल को उठाया, सीन चेंज हो गया। हमारी मेन कैरेक्टर हड़बड़ाकर अपने आसपास देखती है। मैं कहाँ आ गई हूँ? वह भागकर खुद को शीशे में देखती है और चौंक जाती है। ये कौन है? ये तो बिल्कुल किसी मध्ययुगीन नौकरानी की तरह लग रही है, और उसके हाथ में वही कप नूडल है जो उसने सुपरमार्केट से उठाया था। वह मन ही मन सोचती है, क्या मैं कोई डरावना सपना देख रही हूँ, या मैं मर गई हूँ? वह बहुत थक चुकी थी और नए पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ रही थी। मुझे बस इंतजार करना है कि मैं इस नींद से जाग जाऊं। लेकिन तभी उसके पेट से जोरदार गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आती है। उसे तेज भूख लगी है। अगर ये सपना है तो मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है? वह बोलती है, ठीक है, कम से कम इसे तो खा लिया जाए। किचन कहाँ है? तभी उसके सामने से वो दोनों बच्चे दिखाई देते हैं जो मैले कुचैले लग रहे थे। मेन कैरेक्टर मन में सोचती है, ये दोनों कौन हैं? इनको देखकर लगता है इन्हें पहले नहलाना चाहिए। मुझे इन पर बहुत दया आ रही है, चाहे यह सपना ही क्यों ना हो। वह प्यार से उन दोनों से पूछती है, क्या तुम्हें ये चाहिए? पहला लड़का तुरंत बोलता है, हाँ। लेकिन दूसरा लड़का रोकते हुए बोला, नहीं, तुम्हें याद नहीं इसने पिछली बार हमें कैसे धोखा दिया था? हमारी मेन कैरेक्टर सोच में पड़ जाती है और फिर प्यार से नूडल को फोक में लपेट कर दिखाती है और कहती है, इसमें कोई जहर या बुरी चीज नहीं है, देखो। अरे वाह, मेरे मुंह में पानी आ गया। मेन कैरेक्टर उन दोनों के सामने खुद नूडल्स खाकर दिखाती है। यह देखकर दोनों बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है। मेन कैरेक्टर कहती है, यह स्वादिष्ट है, लो ट्राई करो। पहला लड़का तुरंत आगे आ गया। मेन कैरेक्टर ने उसने गर्मा गर्म नूडल दिए और संभल कर खाने को कहा। दूसरा लड़का सबकी नज़र से देखता है, पर पहले लड़के ने जैसे ही खाया उसकी आंखों में चमक आ गई। वह बोला, यह तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और स्पाइसी और मज़ेदार भी। मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचने लगी, खाने को लेकर यह इतना भावुक क्यों हो रहा है? यह तो बस एक साधारण कप नूडल है। हमारी मेन कैरेक्टर दूसरे लड़के से भी पूछती है, क्या तुम भी ट्राई करोगी? यह सच में बहुत अच्छा है, बस एक बार खा कर देखो।
दूसरा लड़का चाहते हुए भी मना कर रहा था, क्योंकि हम सब जानते हैं शक होने पर हम ना कहते हैं, पर लुभाने वाली चीज देखकर मन करता है थोड़ा सा खा ही लिया जाए। वह बच्चा भी बिल्कुल यही भाव दे रहा था। मेन कैरेक्टर नूडल्स उसके सामने ले आई और उसके मुंह में पानी आ गया। उसने झट से खा लिया। मेन कैरेक्टर ने प्यार से दोनों से कहा, लो जल्दी खा लो, वरना बाद में ये चिपकने लगेंगे। अभी यह गर्म है, जल्दी खत्म करो इसे। पहला लड़का मासूमियत से बोला, मुझे और चाहिए। दूसरे ने भी हामी भरी, यह तो बहुत अच्छा है। पहला लड़का कहता है, अब मेरी बारी। दूसरा लड़का कहता है, नहीं, मुझे फिर से चाहिए। हमारी मेन कैरेक्टर उन दोनों को खिलाते हुए अपने मन में बोली, मैं सूप शेयर नहीं करने वाली। और देखते ही देखते पूरा कप नूडल खत्म हो गया। दोनों बच्चों का पेट भर गया। पहला लड़का बोला, मेरा पेट तो पूरा भर गया। और दूसरा बोला, यह सच में बहुत टेस्टी था। मेन कैरेक्टर उन्हें देखकर मुस्कुराई, मन में बोली, ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। फिर उसने दोनों से कहा, तुम लोग तुरंत खाना खाने के बाद सोते रहोगे तो पेट में दर्द हो जाएगा, जल्दी से खड़े हो जाओ। यह सुनकर दोनों बच्चे चौंक गए और बोले, पर तुमने ही तो कहा था कि हम लोग जमीन पर ही रहने के लायक हैं। मेन कैरेक्टर अचंभे से बोली, यह किसने कहा तुमसे? बच्चे बोले, तुमने ही तो कहा था एली ने। एली ने? हाँ, अब जाकर हमें उस नौकरानी का नाम पता चला जिसके शरीर में हमारी मेन कैरेक्टर आ गई है। यह नाम सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर पूरी तरीके से सदमे में चली गई। दोनों बच्चों ने और भी भयानक बात बताई, तुम तो हमारा खाना जमीन पर फेंक देती थी। मेन कैरेक्टर को सदमा गहरा होता गया। मेन कैरेक्टर का सदमा और गहरा होता गया। पहला बच्चा बोला, आज तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो कभी कुछ खाने नहीं देती थी, अगर हम मांगते थे तब भी नहीं। मेन कैरेक्टर का दिमाग चकरा गया। उसे इस नए शरीर और उसकी भयानक पहचान के बारे में जानकारी मिलने लगी। उसे याद आया, द नोवेल, द नेम ऑफ अ हीलिंग प्रेयर। मेन कैरेक्टर ने हैरानी से कहा, यह एक वेब नॉवेल है जिसकी मुख्य नायिका लाइसिस है, जो सेंटस बनती है और सबको बचाती है। मैंने तो ऑथर को सपोर्ट करने के लिए पैसे भी दिए थे। फिर उसने उस नॉवेल की एक खतरनाक किरदार की याद आई, एली ने हर्लिन। एली ने इन दोनों जुड़वा लड़कों की नैनी थी। ये बच्चे एक मेड मतलब रखेल के थे और एली ने इन्हीं मेड में से एक थी जो इन बच्चों को बुरी तरीके से सताती थी। व्हाट द हेल, वह डर से बच्चों का नाम लेती है, लुई। पहला लड़का हाँ में जवाब देता है और हमें उसका पूरा नाम पता चलता है, लुइस रिहार्ड। एली ने दूसरे लड़के का नाम लेती है, इवान। वह भी जवाब देता है, इवान रिहार्ड। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलती है, ये तो वही जुड़वा राजकुमार हैं, लुई और इवान, जिन्हें उनके परिवार ने अकेला छोड़ दिया था। मुझे याद है रिहार्ड एम्पायर में हर शाही सदस्य के पास एक खास शक्ति होती है। इन जुड़वा बच्चों को भी मिली है जादुई शक्ति, जो इनके 8 साल की उम्र में जागृत हो जाएंगे। और सबसे भयानक बात, शुरुआत में इन दोनों ने ही एलिने को मार डाला था और फिर भाग गए थे। मेन कैरेक्टर डरते हुए उनसे पूछती है, तुम दोनों कितने साल के हो? बच्चे उलझन से उसे देखते हैं, हम दोनों 7 साल के हैं, क्या तुम भूल गई हो? यह सुनकर मेन कैरेक्टर सदमे में डूब गई। उन्होंने एलिने को मार डाला था जब वे 8 साल के थे। मैं इस किताब की यात्री हूँ, पर मुख्य किरदार भी नहीं हूँ। क्या मैं सच में उस नैनी के शरीर में आ गई हूँ जिसका अंत हत्या से होने वाला था? मैं आखिरकार एक किताब के अंदर तो आ गई, पर मैं किसी डेट पर नहीं जा पाऊंगी क्योंकि उससे पहले ही मैं मर जाऊंगी। कितनी बदनसीब हूँ मैं। मेन कैरेक्टर एलिने के शरीर में गहरी सोच में बोलती है, इस कहानी की असली फीमेल लीड तो सारे गुड लुकिंग लड़कों के साथ डेट पर जाती है और मैं बस एक नैनी हूँ जिसका जिक्र भी तब हुआ था जब वह इन बच्चों के हाथों मारी गई थी। मगर अब मैं यहाँ हूँ और मैं इस कहानी को बदलने वाली हूँ। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम एक बेकार और गंदा कमरा देखते हैं जहाँ मकड़ी के जाले और यहाँ तक कि मशरूम भी उगाए हैं। एली ने इसी कमरे के एक छोटे से बिस्तर पर लुइस और इवान को सुला रही है। एली ने बच्चों को सहलाते हुए कहती है, देखो मैंने तुम दोनों के लिए बेडशीट बदल दी है। लुई बेड को थपथपाते हुए खुशी से बोला, वाह यह तो कितना साफ सुथरा है। इवान दूसरी ओर मुंह करके चुपचाप लेटा हुआ था। एली ने रूम को देखकर नाखुश थी और मन में सोचती है, मैं शर्त लगा सकती हूँ, असली एलिने का कमरा इससे ज्यादा अच्छा होगा। ये कैसे पेरेंट्स हैं? ओह हाँ, इनकी माँ तो है नहीं और पिता इनकी परवाह करते ही नहीं है।
लुइस एलिने को प्यार भरी आंखों से देखते हुए पूछता है, एलिने, आज आप हमारे साथ इतना अच्छा क्यों बन रही हैं? एलिने मन में बोली, मैंने तो बस थोड़ा सा ही अच्छा काम किया है। इन्हें अपना इंस्टेंट नूडल खिलाया और ब्रश कराया। एलिने लुइस का हाथ प्यार से पकड़कर कहती है, आज से और अभी से मैं तुम दोनों के लिए हमेशा अच्छी बनी रहूंगी। लुइस यह सुनकर हंसता है और उत्साहित होकर बोलता है, सच्ची? तब तो मैं दुआ करता हूँ कि कल का दिन जल्दी से आ जाए। इवान सब सुन रहा था पर चुप रहा। लुइस कहता है, गुड नाइट एलिने। एलिने भी उसके छोटे हाथों को पकड़कर बोलती है, गुड नाइट मेरे प्रिंस। एलिने मन में बोलती है, इनके मासूम चेहरे देखकर मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मुझे मरना नहीं है। अगर मैं अपनी असली जिंदगी में वापस गई तो इन बच्चों को फिर से नजरअंदाज किया जाएगा। एलिने ये सब सोच ही रही थी कि वह अचानक खुद को किसी सुपरमार्केट के स्टोरेज रूम में पाती है। वह चारों ओर देखकर हैरानी से बोलती है, क्या ये सुपरमार्केट है? क्या मैं वापस आ गई हूँ? पर मैं अभी भी एलिने की तरह दिखती हूँ। तब यह कौन सी जगह है? तभी वहां एक प्यारा सफेद फ्लफी जैसा दिखने वाला पपी आता है। एलिने उसे देखती है। जब वह फ्लफी दूर जाने लगता है तो एलिने कहती है, अरे रुको, एक बॉल है। वह फ्लफी कैश काउंटर के डेस्क पर रखे एक बॉक्स में कूदकर छिपने की कोशिश करता है। एलिने उसके पास जाती है और उसे पीछे से पकड़ लेती है। एलिने कहती है, पकड़ लिया। यह फ्लफी छटपटाता है और बस वू वू बोलता है। एलिने कहती है, तुम क्या हो? शायद तुम कोई कैट या डॉग होगी, क्योंकि यह कोई सपना है। पर मैं इतना साफ सपने क्यों देख रही हूँ? तभी एलिने की नजर किसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह खुशी से बोलती है, अरे यह तो चॉकलेट है। वह मन में सोचती है, वाह, यह ट्विन बच्चों को बहुत पसंद आएगा। एलिने की नींद खुली। वह बच्चों के बिस्तर के पास बैठे बैठे सो गई थी। वह हड़बड़ा कर उठती है और इधर उधर देखते हुए मन में कहती है, मैं अभी भी राजकुमारों के कमरे में हूँ, पर ये लोग कहाँ गए? अब इस पॉइंट पर मुझे मान लेना चाहिए कि मैं इस नॉवल में फंस चुकी हूँ। तभी एलिने की नजर अपने हाथ पर पड़ती है। वह देखती है, वही सपने वाला चॉकलेट का डिब्बा। वह हैरानी से बोलती है, हाँ, 17% कोकोआ चॉकलेट। ये यहाँ क्या कर रहा है? वह सच में चॉकलेट खाती है और बोलती है, ये तो असली चॉकलेट है। रुको, क्या मैं सपने में कोई और भी आइटम इस सुपरमार्केट से ला सकती हूँ? इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। वह इस चॉकलेट को चबाते हुए सोचती है, पहली बात, मेरा इस नॉवल में आना ही कोई सेंस नहीं बनाता है। क्या वो सुपरमार्केट भी इस नॉवल का हिस्सा है? शायद मेरे सपने में से कोई छोटा सा सुराग है। एलिने ये सब सोच ही रही थी कि उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है जो बोल रहे थे, रुक जाओ। एलिने तुरंत समझ जाती है ये उन जुड़वा बच्चों की आवाज है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दो मेट्स मिलकर उन मासूम ट्विंस को परेशान कर रही हैं। जिस मेट के हाथ में कोई खाने की चीज थी वह बच्चों से बोलती है, इसके लिए तुमको लंबा जंप लेना पड़ेगा। लुइस वह संभाल लेने की कोशिश करते हुए कहता है, वापस दो उसे। इवान लुइस को रोकते हुए बोलता है, रुक जाओ। काले बालों वाली मेट मजाक उड़ाते हुए बोलती है, अब चलो भी, कुत्ते की तरह भौंक कर भी दिखाओ। बन ली हुई मेट बोलती है, हाँ करो, मुझे लगता है तुम पर यह सूट करेगा। लुई मायूसी से पूछता है, क्या आप सच में मुझे वह दे देंगे अगर मैंने ऐसा किया तो? इवान गुस्से में कहता है, लुई ऐसा करना मत। काले बालों वाली मेड बोली, ये कितने शर्म की बात है ना प्रिंस इवान। दूसरी मेड कहती है, अब चलो भी, मुझे यकीन है प्रिंस लुई वो भी सिखा देंगे। बोलो भौंको। तभी वह अपनी बात पूरी कर पाती इवान ने गुस्से से उसके हाथों को झटक दिया। इवान कहता है, अगर तुम्हारी हिम्मत हुई तो लुइस को बस हाथ लगाकर दिखाओ। लुई चौंक कर बोलता है, इवान। इवान का यह रूप देखकर दोनों नौकरानियां गुस्सा हो जाती हैं। जिस मेड का हाथ इवान ने झटक दिया था वह गुस्से में इवान पर हाथ उठाती हुई बोलती है, क्यों किया तुमने? बेचारा इवान डर के मारे आंखें बंद कर लेता है। तभी कोई चीज उस मेट के सिर पर जाकर धम से लगती है। काले बालों वाली मेट चिल्लाती है, यह किसने किया? हम देखते हैं एलिने, वह एक रोजपूर्ण पोज में खड़ी है और गुस्से में उन दोनों को देख रही है। एलिने कहती है, यह मैं थी। उन दोनों नौकरानियां घबरा कर बोलती है, मिस एलिने। काले बालों वाली मेट कहती है, आपने तो हमें डरा ही दिया था, मुझे लगा कोई गार्ड आ गया होगा। एलिने कहती है, तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग क्या कर रहे थे? मेट्स कहती हैं, हम तो राजकुमारों के साथ खेल रहे थे। एलिने चिल्ला कर बोलती है, खेल रहे थे? मेट्स झूठ बोलती हैं, हाँ, बच्चे ही हमारे पास आकर जिद कर रहे थे कि खेलो हमारे साथ। एलिने बच्चों के पास जाकर प्यार से पूछती है, छोटे राजकुमारों, क्या आप सच में मेट्स के साथ खेल रहे थे? लुइस भोलेपन से बोलता है, क्या हम खेल रहे थे? इवान कुछ बोलने जाता है पर फिर बस एलिने को देखकर इतना कहता है, यह कुछ ऐसा भी है नहीं, पर आप हम पर यकीन नहीं करोगी।
यह सुनते ही एलिने समझ जाती है। वह उन दोनों दुष्ट नौकरानियों को खींचकर जोरदार थप्पड़ लगाती है। कालो बाली वेट डर कर अपने गाल पकड़ लेती है। एलिने उन दोनों मेड्स को कड़क आवाज में बोलती है, तुम दोनों आज से फायर हो, निकलो यहाँ से। परेशान करने वाली मेड कहती है, आपका क्या मतलब है? एलिने गुस्से में कहती है, उनको भले ही नजरअंदाज किया जा रहा हो, पर ये अभी भी एम्पीरियल फैमिली के राजकुमार हैं। एम्पीरियल फैमिली का अपमान करना यानी देशद्रोह करना है, और अगर यह बात बाहर लीक हुई तो लोग मेरा सिर काट देंगे। लेकिन तुम दोनों भी बच नहीं पाओगी, इसलिए मैं कह रही हूँ तुरंत यहाँ से चले जाओ। एलिने उन दोनों मासूम ट्विंस के पास जाती हैं और झुक कर बोलती हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे राजकुमारों, इवान लुई को प्रोटेक्ट कर रहा था। एलिने कहती है, अब वे मेड यहाँ से चली गई हैं। मैं उन दोनों की तरफ से माफ़ी मांग रही हूँ क्योंकि मैं हेड मेड हूँ। एलिने उन दोनों को देखती हैं और मन में बोलती हैं, इन बच्चों को कोई ऐसा चाहिए जो इन्हें प्रोटेक्ट कर पाए। लुई एलिने की तरह हाथ से एक्शन करते हुए बोलता है, यह बहुत ही औसम था। एलिने मन में बोलती है, अगर मैं यहाँ इन राजकुमारों को छोड़ दूंगी तो यह सब चीज़ें वापस से शुरू हो जाएंगी, तो मैं एलिने को बदल दूंगी एक ही बार में, वह भी सभी के लिए। वह ट्विंस की ओर मुस्कुराते हुए देखती है और मन में सोचती है, अगर मैं इन बच्चों को प्यार से बड़ा करूंगी तो ये लोग भटकेंगे नहीं, फिर ये लोग उस अंधेरे रास्ते पर भी नहीं जाएंगे। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे इन बच्चों को प्यार से बड़ा करना पड़ेगा। एलिने ट्विंस से प्यार से पूछती है, क्या तुम लोग मुझे माफी का एक मौका दोगे? अगले सीन में हम ड्यूक ल्यून का महल देखते हैं। कोई आदमी खाना खा रहा है और उसके सामने एक सिल्वर बालों वाला आदमी खड़ा है। सिल्वर बालों वाला आदमी कहता है, यह तो आपको पसंद नहीं था ना योर ग्रेस? ड्यूक कहता है, ऑल रूबी फ्रूट लेकर आओ। सिल्वर बालों वाला आदमी चौंक कर कहता है, लेकिन फिर बोलता है, ठीक है योर ग्रेस। वह आदमी फ्रूट लेने चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वह आदमी क्या खाना खा रहा है। एक डिश उसके सामने रख दी जाती है। फिर हमें ड्यूक का चेहरा दिखाया जाता है जो देखने में बहुत गुस्से में लग रहा है। हम देखते हैं वही सुनहरे बालों वाले आदमी ड्यूक को, जो घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा है। पीछे से सिल्वर बालों वाला आदमी बोलता है, मुझे आपको एस्कॉर्ट करने का मौका दीजिए, मैं आपके लिए घोड़ा तैयार कर देता हूँ। ड्यूक गुस्से में जवाब देता है, नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा, मैं खुद भी उस टावर में जाने के लिए सक्षम हूँ। अगले सीन में हम एलिने को देखते हैं जो एनिक्स मतलब बच्चों के कमरे की खिड़कियां साफ कर रही हैं। एलिने मन में बोलती है, मुझे एलिने बने हुए 1 महीना हो गया है। अब मैं पूरी तरीके से नैनी बन चुकी हूँ। वह अपना रूटीन बताने लगती है। सुबह जल्दी उठना, ब्लूबेरी बेगल और सूप से ब्रेकफास्ट रेडी करना, बच्चों को खेलते देखना और हाँ, जो जगह गंदी है उसे साफ करना। यह घर के अंदर मशरूम कहाँ से हो रहे हैं? लंच में टोस्टेड ब्रेड के बीच पिघली चॉकलेट तैयार करना, बच्चों के लिए स्नैक्स रेडी करना और भी ज़्यादा साफ सफाई करना, आखिर में उनके लिए डिनर बनाना और उन्हें प्यार से बेड पर सुलाना। एली ने बच्चों को बेड पर सुलाते हुए बोली, चलो अब इन नैपी टाइम है। हाउस वाइफ बनना आसान नहीं है, अब मैं शुरू कर सकती हूँ। अगले सीन में हम एलिने को एक बहुत ही सुंदर कमरे में आते हुए देखते हैं। यह असली स्टोरी वाला एलिने का कमरा है। कमरे में रखे ज्वेलरी बॉक्स को देखकर एलिने मन में बोलती है, स्टोरी वाली एलिने बहुत अच्छे तरीके से अपने फैशन को मेंटेन करती थी। वह तो पूरी तरीके से ज्वेलरी से ढकी हुई रहती थी। एलिने कहती है, एलिने मन में सोचती है, वह खुद ही एक खराब इंसान थी, पर मैं यहाँ ज्वेलरी के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ हूँ दूसरी दुनिया से अपनी साफ सफाई के सामानों के साथ। एलिने मन में बोलती है, किसे पता था यह काम आ जाएगा। रोज रात को मैं खुद को उसी सुपरमार्केट में पाती हूँ। मैंने उस सफेद बाल वाले फ्लफी को ब्लॉस नाम दिया है और वह भी पहले से बहुत बड़ा हो गया है, किसी हलवे की तरह। एलिने कॉन्फिडेंस से कहती है, मुझे बस इतना पता है कि मैं एक टाइम पर बस एक ही सामान ला सकती हूँ। वह छोटा होना चाहिए जो मेरे हाथ में आ सके, और मैं इस दुनिया की चीज को उस सुपरमार्केट में नहीं ले जा सकती। तभी कोई एलिने को पीछे से बुलाता है, मिस एलिने। हम एक और मेड को देखते हैं जो उत्साहित होकर बोलती है, इसका नाम है एमा और यह एनिक्स में नई भर्ती हुई है। एमा कहती है, मैंने इस हॉलवे की खिड़कियां साफ कर दी हैं। दोनों मेड साथ में चलते हुए बात करने लगती हैं। एमा कहती है, आपने जो सफाई का सामान दिया था उससे काम करना और भी ज्यादा आसान हो गया है। एलिने कहती है, मुझे खुशी हुई यह सुनकर, अच्छी बात है, तो चलो अब मिलकर फ्लोर साफ करते हैं। एलिने को एमा को नौकरी देने का वक्त याद आता है।
उन दोनों मेड्स को फायर करने के बाद जब मैं एमा को यहाँ लाई तो वह बहुत कमजोर थी, पर वह बहुत ही उत्साहित और खुश रहती है। हम देखते हैं कि फ्लोर इतना चमक रहा था। एमा हैरानी से बोलती है, ओह, मैंने आज से पहले कभी फ्लोर को इतना चमकते हुए नहीं देखा। एली ने गर्व से बोलती है, तुम कभी भी साइंटिस्ट द्वारा बनाए गए फॉर्मूला को बीट नहीं कर सकती हो। एमा हैरान होकर एलिने को देखने लगती है। एलिने तुरंत संभल कर बोलती है, कुछ भी नहीं। तभी दोनों राजकुमारों में से कोई उनका नाम लेते हुए भागकर उनके पास आता है। एलिने कहती है, प्रिंस लुई, आपको बाहर खेलकर कैसा लगा? लुई उत्साहित होकर एलिने को बोलता है, हाँ पता है, मैंने आज पेड़ की चढ़ाई की है। वह हंसते हुए बोलता है, अगली बार मैं आपके लिए एप्पल तोड़ कर लाऊंगा। एलिने यह सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है, ओह कितना क्यूट है। लुई वहां से जाते हुए बोलता है, मैं जाकर थोड़ा और चढ़ाई करने का अभ्यास कर लेता हूँ। एमा कहती है, संभल कर। एलिने मन में बोलती है, यह अपनी बड़ाई करने के लिए आया था क्या? ये सुनहरे बाल वाले सेब रियार्ड इंपीरियल फैमिली के पास ही हैं। मैं यकीन भी नहीं कर पा रही हूँ कि इतने प्यारे बच्चों की कहानी इतनी डार्क भी हो सकती होगी। तभी एलिने को अपने पीछे कुछ महसूस होता है। वह देखती है इवान, वह उसके पीछे खड़ा था, वह भी गुस्से में। एलिने कहती है, प्रिंस इवान, आप? एलिने इवान से पूछती है, आप इतनी देर से यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? क्या आपको भूख लगी है? इवान अपना मुंह घुमा लेता है और वहां से भाग जाता है। एलिने मन में बोलती है, और ये चले गए? ये क्या था? क्या वह गुस्सा है क्योंकि आज सुबह मैंने गलती से उनके ऑमलेट में सब्जी डाल दी थी इसलिए? इवान को जाते देखकर एमा परेशान होते हुए बोलती है, मैं अभी तक प्रिंस इवान को समझ नहीं पाई हूँ। एलिने भी इस बारे में बोलती है, वह शर्मीले हैं, वह भी फ्रेंडली स्वभाव के ही हैं। एलिने मन में सोचती है, उनके पास एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होती अगर स्टोरी वाली एलिने उनको परेशान नहीं करती। और जिस घर में ये जाने वाले थे वह हीरोइन एलिशियान का घर था। जब वो उसके साथ रह रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन स्टोरी का असली शुरुआत होती है कसर के मिलने के बाद। आज हम देखते हैं कसर का साइड व्यू, और उसका पूरा नाम बताया जाता है। कसर लात्सिला रिहार्ड एक फॉर्मर क्राउन प्रिंस थे। उनके खुद के कारण की वजह से उन्हें राजगद्दी से हटा दिया गया था। उन्हें एम्पायर का पागल कुत्ता, जिसे ड्यूक की उपाधि से नवाजा गया था, और वह इस वर्ल्ड का सब मेल लीड था। एलिने मन में सोचती है, जिसने उसको बचाया था वह एक्चुअली फीमेल लीड ही थी। एलिशियान को बेहोश कसर मिला था, जो अपनी ही गलत दवा की वजह से बेहोश हो गया था। एलिशियान ने कसर को बचाया था और उसका इलाज भी किया था, पर जब मंदिर वालों ने एलिशियान को बुलाया था तो कसर के ट्विंस ने मिलकर लड़ाई की थी उनको वापस लाने के लिए। और यही था इस नॉवल की मेन स्टोरी। अगले सीन में हम किचन देखते हैं। यहाँ एली ने सब्जियां काटते हुए मन में बोलती है। फिर स्टोरी का जो मेन हीरो था वो इस मामले को और भी कॉम्प्लिकेटेड कर देता था। एली ने कहती है, मैं सूप के स्पॉट को यूज करने के लिए अब इंतजार नहीं कर सकती हूँ। आज के ब्रेकफास्ट के मेन्यू में स्पेशल सूप है। मैं सोच भी नहीं सकती कि बच्चे कितने खुश हो जाएंगे इसको देखकर। एलिने अपने खुश होते हुए बोलने लगती है, आज मैंने यह थिन पॉट खाना बनाने के लिए लाया है उसी सुपरमार्केट से। तभी हम एलिने के पीछे किसी को नोटिस करते हैं। उसे सेंस करते हुए एलिने उसी पॉट से उस इंसान के सिर में धम से मारती है। एलिने चिल्लाकर बोलती है, चोर चोर। हम देखते हैं वह पॉट 2 टुकड़े में टूट जाता है। एलिने घबराकर मन में बोलती है, ये क्या था? क्या यह पीछे के दरवाजे से अंदर आ गया? मैं तो बस सुबह जल्दी से उठकर ब्रेकफास्ट बनाना चाहती थी। तभी एलिने कुछ नोटिस करती है और बोलती है, ये कैसी लाइट है? हम देखते हैं उस गुस्से वाले सुनहरे बाल वाले आदमी को जिसे एलिने ने चोर समझकर पॉट मार दिया था। उसे देखकर एलिने सदमे में चली जाती है। एलिने हैरानी से बोलती है, सुनहरे बाल और पूरी तरीके से परफेक्ट फेशियल स्ट्रक्चर। एलिने के मन में एक ही बात आती है, हैंडसम गाय अलर्ट। एलिने उत्साहित होकर बोलने लगती है, ओह माय गॉड, यह मेरी पहली बार है जब मैंने किसी हैंडसम लड़के को मेरे सामने देखा है। जब से मैंने बॉडी स्विच किया है ये किसी मूर्ति की तरह लग रहा है। वह आदमी बेहोश पड़ा हुआ था। उसे अच्छे से नोटिस करते हुए एलिने बोलने लगी है, एक हैंडसम आदमी जिसके सुनहरे बाल हैं, यह कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर तो नहीं होने वाला? तभी एलिने के दिमाग में कुछ आता है। एलिने मन में बोलती है, एक सेकेंड, सुनहरे बाल रिहार्ड एम्पायर में सिर्फ एम्पेरियल फैमिली के पास है ना? वह उस आदमी के नजदीक जाते हुए उसकी आंखों का रंग चेक करते हुए बोलती है, प्लीज ऐसा मत हो। नोवेल में मेल लीड और सब मेल लीड में से मेरा पसंदीदा जो था वह अहंकारी और ऑब्सेसिव था।
वह हैंडसम था, जिसके सुनहरे बाल थे और उसकी आंख लाल रूबी जैसी थी। एली ने उसकी आंखों को चेक करती है, जो लाल रूबी कलर की ही थी। एली ने सदमे में चली जाती है और बोलती है, ड्यूक कसर, क्या सच में ये कसर ही है? इस नोवेल में कसर को एक बीमारी है जिसका नाम है मानिया। इसको हर तरीके से कैरेक्टराइज किया गया था, जो कि हर समय लड़ाई करता रहे, विनाश करता रहे, हर पल युद्ध में ही रहे। कोई यह नहीं जानता कि इसका कारण, जो इसका अभिशाप है, मतलब कर्स है, वह है इसका नाम मानिया। पूरे एम्पायर के उन्होंने मानिया के कर्ज को कम करने के लिए एल्वी फ्रूट को कंज्यूम करने को कहा था, जो जहरीला होता है। इसको बहुत लंबे टाइम से कंज्यूम करने की वजह से इनको माइग्रेन की दिक्कत होने लगी। एली ने कसर को देखते हुए बोलने लगती है, मैंने अभी ऐसे इंसान को पॉट से मारा जिसका पहले से ही माइग्रेन का दिक्कत है। वह यहाँ से चुपके से क्यों आए थे? कसर बेहोशी की हालत में भी चमक रहे थे, जिसे देखकर एली ने डरने लग जाती है। एली ने घबराते हुए मन में बोलती है, अब मैं खत्म होने वाली हूँ। ये एक ऐसा इंसान है जो पूरी आर्मी के बराबर है। ऐसा कोई भी जरिया नहीं है कि यह मुझे माफ करने वाला हो। एलिने का पूरा हाल खराब हो जाता है, बेचारी रोने लग जाती है। एलिने कसर को शॉपिंग ट्रॉली में लाद कर कहीं ले जाती है। एलिने कसर को खींचते हुए मन में बोलती है, ये कितना भारी है। यह सोच सकते हैं कि किसी ने उनके साथ कितना बुरा किया है। प्लीज इनको एमनेशिया, भूलने की बीमारी ना हो जाए। एलिना सुबह होते हुए देखती है और बोलती है, सूरज उगना शुरू हो गया है। अगले सीन में हम एक टावर की ओर देखते हैं। एलिना उसे देखकर बोलती है, यह तो एम्पीरियल एम्बलेम है। इस टावर में कसर की माँ विवियाना को देश निकाला दिया गया था। एलिने मन में बोलती है, सम्राट ने महारानी विवियाना को इसलिए देश से निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बच्चा पैदा किया था जिसे मानिया कर्स था। कसर हर साल अपनी माँ की डेथ एनिवर्सरी पर इस टावर में आते थे। एलिने टावर को देखकर बोलती है, मुझे पता नहीं था कि यह टावर एनिक्स के इतना करीब होगा और इसी वजह से ये यहाँ आए थे, क्योंकि आज ही उनकी माँ की डेथ एनिवर्सरी है। तभी वहाँ कुछ होता है। हम देखते हैं कि कसर होश में आकर एलिने के ऊपर आ जाता है। कसर आक्रामक होकर बोलता है, तुम कौन हो? एलिने घबराते हुए अटक अटक कर बोलती है, मैं हूँ। और मन में बोलती है, उनको होश कब आया? ये कितने डरावने लग रहे हैं। यह कोई अलग ही इंसान है। एलिने कसर को शांत करने की कोशिश में चिल्लाकर बोलती है, प्लीज मुझे बोलने का मौका दीजिए। ऐसा कुछ जो आप भूल गए हैं। क्या आपको कुछ याद भी है? कसर एलिने की बात सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। एलिने चिल्लाकर बोलती है, मेरा कोई प्लान नहीं है आपको फेंकने का। मुझे लगा था आप कुछ छोड़ कर गए हैं। प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए, प्लीज। कसर उलझन में मन में बोलता है, क्या मुझे फेंकना? एलिने तेज आवाज में बोलती है, मुझे पता है यह जगह खराब है, पर मेरी बात तो सुनिए पहले। कसर एलिने को घूर कर देखता है और उसके चिन्ह पकड़कर बोलता है, अपनी आंखें खोलो। एलिने रोते हुए बोलती है, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। और मन में बोलती है, मुझे सच में इस सिचुएशन से निकलना है। कसर गुस्से में एलिने से पूछता है, तुम एक चोर को बेहोश कर उसको ट्रॉली में लाई हो जंगल में फेंकने के लिए? कसर अपने सिर को पकड़ते हुए बोलता है, उफ, यह मेरे सिर में क्या हुआ? कसर के सिर में सचमुच एक सूजन का लड्डू बन गया था। वह उसे महसूस करते हुए बोलता है, यह क्या है? एलिने यह सुनकर चौंक हो जाती है और बोलती है, उनके सिर पर आलू हो गया है। और एलिने वहां से भागने लगती है, जिसकी वजह से कसर हैरान हो जाता है। कसर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? हाँ, एलिने असल में भागती रही है। वह साइड में अपना सिर जमीन पर पटकते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ट्विन प्रिंस की केयर करती हूँ। कसर यह देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है, यह क्या है? ट्विन प्रिंस? एलिने रोते हुए बोलती है, हाँ, आपके छोटे भाइयों की। कसर कहता है, क्या तुम मेड हो? एलिने कहती है, हाँ, पूरी तरीके से। एलिने मन में बोलती है, मैं श्योर हूँ ये पारिवारिक मामलों में शामिल नहीं होंगे। मैं बच गई। कसर हंसते हुए बोलता है, अच्छा ऐसा है तो मुझे ट्विन प्रिंस लोगों से बात करनी है कुछ। और अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है, मुझे रास्ता दिखाओ। एलिने घबरा कर कसर को लेकर जाने लगती है। अगले सीन में हम एलिने को एनिक्स में आते हुए देखते हैं। एनिक्स में आकर कसर बोलता है, बाय द वे। एलिने कहती है, हाँ। कसर अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, तुमने किस चीज से मेरे सिर पर हिट किया था? एलिने घबराते हुए बोलती है, अच्छा वो। और वो उस टूटे हुए पॉट को पॉइंट करते हुए बोलती है, उससे।
कसर कहता है, क्या एक पॉट से? एलिने अपने नाखून चबाते हुए मन में बोलती है, अब मैं इनको यहाँ तो लेकर आ गई हूँ, अब आगे का? क्या यह लुइस और इवान को सजा देने वाले हैं? एलिने कल्पना में कसर को शैतान की तरह बोलते देखती हैं और कहती हैं, तुम दोनों अपने मेट को सही से कंट्रोल नहीं कर पाते हो। एलिने कल्पना करती है कि कसर शैतान की तरह बोलते हुए कहता है, तुम दोनों अपने मेट को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हो। इवान और लुइस रोते हुए बोलते हैं, कोई हमें बचाओ। एलिने मन में बोलती है, एम्पायर का पागल कुत्ता कुछ न बोलकर मेरे पीछे पीछे आ गया, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैं अगर इनके सिर में फिर से हिट करूंगी तो ये अपनी याददाश्त जरूर खो देंगे। तभी लुइस और इवान यहाँ आ जाते हैं। लुइस अपनी आंखें मलता हुआ बोलता है, हाँ एलिने। इवान कहती है, आप क्या कर रहे हैं? एलिने उन दोनों को देखकर बोलती है, यंग मास्टर। अभी लुइस कुछ नोटिस करता है। लुइस कसर को पॉइंट करते हुए बोलता है, ये कौन है? एलिने घबराते हुए अपने मन में बोलती है, चुप हो जाइए छोटे राजकुमार, वरना आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। लुइस सोचता है, फिर बोलता है, हाँ मुझे पता है, आप एलिने के बॉयफ्रेंड हैं, क्यों, है ना? यह सुनकर कसर का दिमाग खराब हो जाता है और एलिने का तो पूरा हालत ही खराब हो जाता है। वह मन में सोचती है, बस अब सब खत्म हो गया। लुइस एलिने के सामने आकर बोलता है, नहीं एलिने हम लोगों की है। एलिने कहती है, लुइस प्रिंस ऐसा कुछ भी नहीं है। लुइस और भी बोलता है, या फिर यह कोई बुरा आदमी है जो हम लोगों को चोट पहुंचाने आया है। एलिने फुसफुसाते हुए बोलती है, एक्सक्यूज मी, मेरा मतलब है, हाँ वह नहीं है। तभी लुइस टूटा हुआ पॉट उठाते हुए बोलता है, अगर आप कोई बुरे आदमी हो तो आपको इसकी भरपाई करनी ही पड़ेगी। एलिने घबराते हुए चिल्लाकर बोलती है, प्रिंस लुइस संभल कर, वरना आपको चोट लग सकती है। कसर और लुइस के बीच में एलिने की हालत खराब हो जाती है। बेचारी मन में बोलती है, अब मुझे क्या करना चाहिए, यह कुछ ज़्यादा ही खराब होते जा रहा है। अगर कसर ने इन सभी बातों को माइंड कर लिया तो पक्का हम लोग यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। कोई यहाँ आकर देखने वाला भी नहीं है। अगर इन ट्विन प्रिंस को कुछ भी हुआ, उफ, कुछ करो, सब बेकार होने वाला है। तभी एलिने कसर के पास जाने लगती है और कसर का हाथ पकड़कर बच्चों को बोलती है, हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है। कसर भी शॉक हो जाता है, ये क्या बकवास है। एलिने कसर का हाथ जोर से दबाते हुए उसे बहुत धीरे से बोलती है, स्माइल बेबी, नहीं तो ट्विन प्रिंस गलत समझ जाएंगे। लुइस कहता है, क्या आप सच में एलिने के बॉयफ्रेंड हो? इवान टूटा हुआ पॉट लुइस से मांगता है। एलिने यह देखकर बोलती है, सही जा रहे हैं प्रिंस, और बोलती है, ऑफ कोर्स, तो अभी आप उस पॉट को नीचे रख दीजिए, ठीक है? एलिने कसर की तरफ मुस्कुराते हुए बोलती है, बेबी आप मुझे मिस कर रहे थे ना, इसलिए आप मुझसे मिलने आए हैं यहाँ, आप फिर किसी और दिन आइएगा। कसर गुस्से में बोलता है, क्या तुम मुझे इस सिचुएशन में डाल के यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो? एलिने झट से मुंह घुमाते हुए बोलती है, मेरा मतलब चलिए साथ में अंदर चलते हैं, मैं बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप भी ज्वाइन करिए। बेचारी के पैर से उसकी पूरी हालत समझ आ रही थी। कसर बोलता है, तुम किस तरफ देख रही हो? एलिने मन में बोलती है, मैं इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती हूँ। हम देखते हैं डाइनिंग हॉल को, जहाँ लुइस, इवान और कसर तीनों भाई एक साथ बैठे हुए थे। एलिने घबराकर हंसते हुए मन में बोलती है, ट्विन प्रिंस और कसर एक साथ एक ही टेबल पर बैठे हैं, क्या यह कोई मजाक चल रहा है यहाँ पर? एलिने एमा को बोलती है, एमा क्या तुम यहाँ संभाल सकती हो? मैं जाकर ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। एमा कहती है, हाँ ठीक है मिस एलिने। एलिने घबराते हुए एमा के कान में फुसफुसाती है, कुछ भी हो जाए बच्चों को ड्यूक के साथ अकेला मत छोड़ना। कसर जो सब सुन रहा था बोलता है, क्या तुमको पता है मैं तुमको सुन सकता हूँ? तुमको अभी जाकर फूड प्रिपेयर करना चाहिए, देखते हैं तुम कितने अच्छे से कुकिंग कर लेती हो। एलिने कहती है, ठीक है योर ग्रेस। एलिने खाने को पीटते हुए गुस्से में बोलती है, इसलिए तुम्हारी मेमोरी लॉस्ट हो जानी चाहिए थी। मुझे अब समझ में आ रहा है कि लवर्स के बीच जब भी झगड़ा होता है तो ड्राई फिश को क्यों पीटा जाता है। एलिने मन में सोचती है, मैं कसर के लिए अलग से पॉट में खाना प्रिपेयर कर देती हूँ। अगर उनके लिए मैं डिलीशियस फूड प्रिपेयर करूँगी तो उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। चलो एक बार ट्राई किया जाए। डाइनिंग रूम में कसर का दिमाग खराब हो रहा था। ट्विन प्रिंस इंतजार कर रहे थे और बेचारी एमा खड़ी थी। लुइस कहते हैं, लेकिन आपके सिर में वो क्या हुआ? वह आलू जैसे सूजन को देखता है। कसर गुस्से में बोलता है, किसी ने मुझे बेहोश करके फेंकने की कोशिश किया था। लुइस चौंकते हुए कहता है, आपको फेंकने की कोशिश? क्या एलिना ने ऐसे किया था? कसर कहता है, कोशिश तो किया था। तभी हंसते हुए एलिने वहां आ जाती है और बोलती है,
स्वीट हार्ट, मैंने ऐसा कब किया? कसर का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। एलिने खाना परोस रही थी। कसर एलिने को बोलता है, मेरे सिर में अभी भी दर्द हो रहा है। एलिने कहती है, वो इसलिए क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है ना, इसलिए खाना किसी भी मेडिसिन से ज्यादा असर करता है, आपको पता है। खाना शुरू कीजिए। लुइस उत्साहित होते हुए बोलता है, वाह, न्यू डिश। एमा कहती है, जरा संभल कर, ये गर्म है। इवान कहता है, खाने के लिए शुक्रिया। कसर खाने को देखते हुए बोलता है, ये क्या है? एलेना कहती है, यह मेरे होम टाउन की एक डिश है, जहाँ यह ड्राई फिश से बनाया जाता है। कसर को स्पून पकड़वाते हुए बोलती है, शुरू कीजिए, इससे पहले कि यह ठंडा हो जाए। कसर को खाते देखकर एलिने मन में बोलती है, नोवेल में यह मेंशन किया गया था कि उन्होंने फिश खाया था। आई होप उनको यह पसंद आए। कसर वह सूप पीता है। पीते ही उसको कुछ एहसास होता है। कसर वापस से अपने स्पून को नीचे रख देता है। एलिने परेशान होते हुए मन में बोलती है, ओह नो, क्या उनको यह पसंद नहीं आया? कसर एलिने को देखते हुए बोलता है, यह थोड़ा अच्छा है। एलिने खुश होते हुए बोलती है, सच्ची, इतना अच्छा है? कसर मुंह पोंछते हुए बोलता है, इतना कि जो तुमने मेरे सिर में हिट किया था उसका दर्द कम हो गया है। एलिने खुशी से रोते हुए बोलती है, हर्ट होने के बाद ड्राई फिश सूप और भी अच्छा लगता है। यह इतना टेस्टी है कि मैं बच गई। एलिने कसर को अपने हाथों से खिलाते हुए बोलती है, चलिए आ करिए, इसको इसके साथ ट्राई करिए और इसको इसके साथ भी ट्राई करिए। कसर भी आ कर लेता है। सभी का खाना खत्म हो जाता है। कसर खाते हुए एलिने को देखने लगता है और बोलता है, हम लोगों को मिले हुए कितना टाइम हुआ है? एलिने चौंक जाती है। लुइस कान खड़ा करके यह सुनने की कोशिश कर रहा था। एलिने सोचते हुए मन में बोलती है, क्या यह डिसाइड कर रहे हैं सभी के साथ खेलने के लिए? उसे लुइस के पिछले मोमेंट याद आते हैं जहां उसने कसर को मारने के लिए पॉट उठाया था। एलिने मन में बोलती है, अगर मैं जल्दी जवाब नहीं दी तो लुइस फिर से कुछ ना कुछ कर लेगा। एलिने कहती है, शायद 1 साल, नहीं 3 साल। क्यों अचानक से ऐसा टॉपिक क्यों बोल रहे हैं आप? मुझे इस बारे में बहुत बैड फीलिंग आ रही है। कसर हंसते हुए बोलता है, एलिने, मैं चाहता हूँ हमारा रिलेशनशिप और भी डीपर हो जाए। कसर को ऐसे देखकर एलिने मन में बोलती है, क्या आपके सिर में बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुआ है क्या? पीछे लुइस, एमा और इवान को सर्च करते हुए एलिने मन में बोलती है, ये लोग तो ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई टीवी ड्रामा देख रहे हो। एलिने कहती है, अच्छा ये? कसर खड़ा होते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है यह थोड़ा पागलपन है, पर तुमने जो मेरे सिर पर हिट किया था उससे तो अलग ही है। एलिने खुश होते हुए बोलती है, क्या आप जा रहे हैं? और मन में बोलती है, मुझे लगा ही था, इनके सिर में हिट होने की वजह से ये बेकार की बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है अब ये नॉर्मल है, इसलिए तो ये अभी जा रहे हैं। यह अच्छी बात है कि मैंने किसी मेन और सब मेल लीड से मिली थी। तभी कसर एलिने के हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ में किस करते हुए बोलता है, खाना बहुत डिलीशियस था, तो मुझे कुछ रिटर्न करने का मौका दीजिए, मेरे लिए थोड़ा वेट कीजिए, इसमें कोई मजा नहीं आएगा अगर आप भाग गई तो। एलिने शर्माते हुए मन में बोलती है, उसकी मीठी बातें और भारी वॉइस से मेरा दिल धक धक हो रहा है। अगले सीन में हम शाम के समय का नजारा देखते हैं जहां एक कैरेज कहीं जा रहा था। उसके अंदर वही सिल्वर बालों वाला लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम है माइकल इवांस। वह कसर को देख रहा था जहां कसर बाहर देखे जा रहा था। फिर वह अचानक से मुस्कुराने लगता है। कसर को हंसते हुए देखकर माइकल मन में बोलता है, क्या ये भूल गए हैं पॉइजनस सिस्टम को दबा दिया गया है? पर यह मानिया के साथ पैदा हुए थे, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर इन्होंने उसको भी भुला दिया हो तो। फिर हमें वॉर के बारे में बताया जाता है। ब्लादिस वॉर। ब्लादिस कोई बड़ी कंट्री नहीं थी, पर यह बाकी फोर्सेस को अपने साथ मिला रहे थे और रिहाट पर अटैक करने जा रहे थे। 2 कीमती लैंड वॉर की चपेट में आ गए थे। वर्तमान में माइकल मन में बोलता है, ड्यूक को जबरदस्ती वॉर में डाला गया था जहां वे खत्म हो जाए, पर ब्लादिस की सेना अनलकी थी। जब वे 15 साल के थे तभी उनकी एबिलिटी अवेकन हो गई थी। जो लोग एम्पेरियल फैमिली की एबिलिटी को यूज करना सिखाते थे वो लोग तक बोल रहे थे। उन्होंने पहले कभी भी मॉन्स्टर्स ऑरा को फील नहीं किया था। ब्लादिस बस 3 ही कोशिश में हार मान गए थे और रिहार्ड ने भी गर्व से अपने सभी लैंड को एक साथ कर लिए थे और इसलिए कसर का हाउस नेम ब्लादिस हो गया। पहले की ही तरह उनको समझना मुश्किल है। शायद से जब यह दिवंगत महारानी की डेथ एनिवर्सरी में गए थे तो शायद वहां कुछ हुआ होगा। कसर अचानक बोलता है, स्वीट हार्ट। माइकल की हालत खराब हो जाती है कसर को हंसते हुए देखकर। माइकल मन में बोलता है, उन्होंने मुझसे तो ऐसा नहीं कहा ना? क्यों, है ना?
कसर कहता है, मुझे कोई इंटरेस्टिंग लड़की मिली थी आज। माइकल राहत भरी सांस लेते हुए कहता है, अच्छा वो एक लड़की के बारे में बोल रहे हैं। अगले सीन में हम लोग रात के टाइम पर विवियाना के टावर को देख पाते हैं जहाँ कसर रहता है। उसे कोई स्मेल आती है। कसर उस स्मेल को सूंघते हुए बोलता है, बहुत दिन हो गए मुझे कुछ डिलीशियस स्मेल किए हुए। मैंने जैसे ही उस गन को फॉलो किया, मेरे सिर के पीछे किसी ने हिट किया। ऐसा कोई भी नहीं था जिसने मुझे वॉर में इतने भी क्लोज आ सका हो। पर वो सिर्फ मेरे क्लोज ही नहीं, उसने मुझे फेंकने की कोशिश भी की थी। एक अजीब सी लड़की। मुझे शायद से तभी उसको खत्म कर देना चाहिए था जब उसने मुझे स्वीट हार्ट करके बुलाया। बट जो स्मेल था यह बहुत ही मसालेदार और टेस्टी था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं टेस्ट कर सकता हूँ। मैं फील कर पा रहा था कि मेरा दर्द कम हो रहा है। मेरा पूरा शरीर जैसे रिलैक्स हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसको किसी भी चीज के लिए माफ कर सकता हूँ। कसर यह सभी चीजें कैरेज में बैठे हुए सोच रहा था और मन में बोलता है, ड्राई फिश सूप, यही नाम था ना। एल्वी फ्रूट मानिया के असर को कम कर देता है, पर यह स्लो पॉइजन भी है। लेकिन यह क्या हो, अगर इस पॉइजन का कोई हल मिल जाए तो इससे तो मैं शायद मेरे टेस्ट, स्मेल और टच के सेंसेस को फिर से रिगेन कर लूं। कसर माइकल को बोलता है, माइकल, इंपीरियल फैमिली में से कोई उस टावर के आसपास रहता है क्या? माइकल कहता है, ओह हाँ योर ग्रेस, अकेले छोड़ दिए गए ट्विन प्रिंस वहाँ एनिक्स में रहते हैं। कसर यह सुनकर बोलता है, मुझे उनकी नैनी का डिटेल चाहिए। मैं उसको एक फेवर देना चाहता हूँ। अगले सीन में हम एनिक्स को देखते हैं जहाँ 3 लोग गिफ्ट्स लेकर पहुँचते हैं। कहते हैं, गुड डे मिस एलिने। वे एक एक करके बोलते हैं, आज हम लोग आपके लिए डायमंड ब्रेसलेट और एक हाई क्वालिटी रूबी वाला टियारा लाए हैं। ये आपके लिए 100 पेयर सैंडल और 70 ड्रेसेस हैं। यहाँ कुछ कस्टम मेड्स भी हैं और यहाँ एक ट्रंक फुल गोल्ड भी है। और यहाँ एक ट्रंक फुल गोल्ड भी है और यह ट्रंक भी हाई क्वालिटी के गोल्ड से बना हुआ है। एलिने घबराते हुए बोलती है, रुक जाओ, तो किसने इन सभी चीजों को यहाँ भेजा है? तीनों ही खुश होकर बोलते हैं, ऑफ कोर्स यह सभी ड्यूक कसर ने भेजा है। एलिने परेशान होते हुए मन में बोलती है, यह सब क्या चल रहा है? जब वह यहाँ से गए थे तो मैं सोची थी कि मेरे पास सिर्फ गिनती के दिन बाकी हैं, पर अगले दिन से ही जैसे गिफ्ट की पूरी लाइन लग गई हो। मैंने कोशिश भी किया था इन सभी को वापस कर दूं, पर नेक्स्ट डे माइकल एक लेटर लेकर आके बोलता है, हिज ग्रेस ने आपके लिए एक लेटर भेजा है। लेटर में लिखा हुआ था, ले लो अगर तुम खत्म नहीं होना चाहती हो तो। एलिने मन में बोलती है, क्या यह परेशान करने का कोई नया तरीका है और इसलिए पिछले 3 दिनों से मैं इन सभी गिफ्ट्स को लिए जा रही हूँ। एलिने उस रूम में जाते हुए मन में बोलती है, शायद इससे वे मुझे कर्जे में डुबाना चाहते हैं। ऐसा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं फिलहाल के लिए इन सभी को रख लेती हूँ। इन फ्यूचर कभी इन्होंने इन सभी चीजों के लिए पेमेंट मांगा तो मैं इन सभी चीजों को वापस कर दूंगी। लुइस उत्साहित होते हुए बोलता है, वाह, आज भी बहुत सारे लोग आए हैं। पीछे से एमा बोलती है, प्रिंस लुइस संभल कर, आगे खतरा भी हो सकता है। एलिने पीछे घूमकर उसको देखते हुए बोलती है, प्रिंस लुइस, प्रिंस इवान, आप भी। एलिने के ही बगल में एक आदमी गिफ्ट लेकर आ रहा था और वो ट्विन प्रिंस को देखकर बोलता है, ओह ट्विन प्रिंस, आप ही आए हैं। फिर दोनों को गिफ्ट देते हुए बोलता है, यह तो मेरे लिए ऑनर की बात है कि आप लोगों से मिल पाया हूँ। मैं हूँ बैरन चॉपर हावर्ड। आज आपके लिए भी गिफ्ट्स हैं। पीछे से एलिने शॉक होते हुए बोलती है, 1 मिनट रुकिए। गिफ्ट का बॉक्स खोल लिया जाता है और इस गिफ्ट को देखकर लुइस बहुत उत्साहित हो जाता है। लुइस एक टॉय कैरेज को देखता है और उसे एलिने के पास ले जाते हुए बोलता है, एलिने, उन्होंने कहा ये सब हमारी है। एलिने घबराते हुए बोलती है, प्रिंस लुइस, 1 सेकेंड, मैं आपके लिए इससे भी अच्छी टॉय लेकर आऊंगी, तो इसलिए क्या आप ये मुझे वापस दे सकते हैं? लुइस कहता है, क्या मैं इसके साथ नहीं खेल सकता? एलिने कहती है, मैं आपके लिए कल सुबह इससे भी अच्छा टॉय लेकर आऊंगी। लुइस रोते हुए बोलता है, पर मुझे ये चाहिए था। मैं हमेशा वही करता हूँ जो आप बोलती हो। मैं यहाँ तक कि मैंने वो सब्जी वाला एग भी खाया था जो इवान को पसंद नहीं है। लुइस का रोना और क्यूटनेस के साइन देखकर एलिने भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और बोलती है, अरे प्रिंस लुइस। लुइस भी अपने चमकीले आंसू वाली आंखों से क्यूटनेस का अटैक किया जा रहा था। एलिने खुद को कंट्रोल करने का बहुत ट्राई करती है, फिर भी वह हार मानकर बोलती है, सिर्फ यह एक ही टॉय लेना,
कल मैं आपके लिए इससे भी अच्छा टॉय लेकर आऊंगी। लुइस उत्साहित होते हुए बोलता है, वाह, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू एलिने। फिर लुइस उस कैरेज टॉय के साथ खेलना शुरू कर देता है। एलिने बैरन से पूछती है, तो वो कैरेज टॉय कितने का है? बैरन चौंकते हुए कहता है, क्या? एलिने फिर से बोलती है, कितने का है वो टॉय? बैरन कहता है, 95 सिल्वर माय लेडी। जिसे सुनकर एलिने मुंह बनाते हुए मन में बोलती है, आम आदमी के लिए तो इसे 2 महीने का राशन आ जाता, यह इतना महंगा है। एलिने बैरन को पैसे की पोटली देते हुए मन में बोलती है, मैंने असली एलिने के सारे कलेक्ट किए हुए सिल्वर को बेच दिए, और बोलती है, मैं पैसे ले आई हूँ, ठीक है? बैरन कहता है, माफ करिए। एलिने कहती है, अब यह कोई गिफ्ट नहीं है जो ड्यूक ने दिया था, समझ गए आप? बैरन कहता है, हाँ समझ गया। एलिने एमा की तरफ देखते हुए मन में बोलती है, मुझे कसर से मिले हुए एक भी गिफ्ट नहीं चाहिए। और एमा से बोलती है, एमा, क्या तुम इन सभी गिफ्ट को स्टोरेज में रख सकती हो? एमा कहती है, क्या? वह उन सभी गिफ्ट को लेकर जाते हुए बोलती है, हाँ मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी इनको ले जाने में। एलिने परेशान होते हुए बोलती है, मैं कोई भी सामान अपनी आंखों से दूर नहीं रख सकती हूँ। तभी इवान एलिने के कपड़े पकड़कर खींचता है। एलिने कहती है, क्या कुछ हुआ है प्रिंस इवान? इवान कहते हैं, एलिने, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एलिने इवान के साथ कहीं जाती है और मन में बोलती है, यह पहली बार है कि उन्होंने मुझे सामने आकर कुछ बोला है। और इवान से बोलती है, क्या कुछ बात है प्रिंस इवान? इवान कहता है, क्या ड्यूक के साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या? एलिने कहती है, आपको कैसे पता लगा कि वो आदमी उस दिन जो आया था वो ड्यूक है? इवान कहता है, एमा ये सब बोल रही थी, और ये सारे गिफ्ट्स उन्होंने ही भेजा है ना, और ये मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है कि सिर्फ एम्पीरियल फैमिली के पास ही गोल्डन बाल है, जो ड्यूक के पास भी था। एलिने कहती है, ओह, ये फॉर्मर क्राउन प्रिंस को देखकर शॉक हो गए होंगे। एलिने कहती है, आप चिंता मत करिए, मैं कुछ भी होने नहीं दूंगी आपको। एलिने अपनी बात पूरी कर पाती कि इवान बोलता है, मैं उस बारे में नहीं बोल रहा हूँ। एलिने कहती है, क्या मतलब? इवान कहता है, मेरा मतलब ये है कि आप कुछ अलग ही बिहेव कर रही हो। एलिने कहती है, मैं? फिर एलिने बोलती है, क्या आपको मुझे लेकर चिंता हो रही है? यह सुनकर इवान मुंह घुमाकर पूरा शर्मा जाता है, जिसे देखकर एलिने उत्साहित होते हुए मन में बोलती है, ओह ये कितना क्यूट लग रहा है। फिर एलिने इवान को गले लगाकर बोलती है, प्रिंस इवान। इवान परेशान होते हुए बोलता है, ये आप क्या कर रही है एलिने? एलिने और कस के गले लगाते हुए बोलती है, मैं खुश हूँ ये जान के कि आपको मेरी चिंता है। इवान का मुंह टमाटर जैसा लाल हो जाता है और वो बोलता है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। एलिने कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इवान। इवान बिल्ली की तरह रिएक्ट करते हुए बोलता है, मुझसे दूर हट जाओ। एलिने भी हंसते हुए बोलती है, हे ठीक है। इवान फिर बोलता है, तो आपके और ड्यूक के बीच में कुछ चल रहा है ना? मुझे आप दोनों को देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि आप दोनों कपल हो। एलिने इवान की बातें सुनकर बोलती है, एक्चुअली हम लोग डेट नहीं कर रहे हैं। तभी एलिने के पीछे अचानक से कसर आ जाता है और बोलता है, मगर? जिसे सुनकर एलिने पूरा डर जाती है और इवान को प्रोटेक्ट करने लगती है। कसर कहता है, वैसे अपने लवर को क्या ऐसे ग्रीट किया जाता है? एलिने कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कसर बोलता है, मैं आज तुमको डेट पर ले जाने के लिए आया हूँ। एलिने डरते हुए मन में बोलती है, यह कितने डरावने और साथ में हैंडसम भी लग रहे हैं। एलिने कहती है, आपका क्या मतलब है? कसर कहता है, स्वीट हार्ट। एलिने कहती है, क्या? एक्सक्यूज मी? कसर अपनी बात पूरी करते हुए बोलता है, आखिरकार तुम मुझे स्वीट हार्ट क्यों नहीं बुला रही हो? एलिने परेशान होते हुए मन में बोलती है, इन्होंने अभी क्या बोला? इवान एलिने के सामने खड़ा होकर बोलता है, यह मेरी लेडी है, आपको जो कुछ भी बोलना है मुझसे बोलिए। एलिने कहती है, प्रिंस इवान। कसर कहता है, ऐसा, यहाँ से चले जाओ बच्चे, यहाँ बड़ों के बीच बातचीत हो रही है। इवान कहता है, ये बड़ों का मामला क्या है? कसर कहता है, क्या आपने नहीं सुना था? एलिने और मैं लवर्स हैं, बहुत पुराने लवर्स। एलिने घबराते हुए चिल्लाकर बोलती है, रुको रुको प्रिंस इवान, मैं जल्द ही आ जाऊंगी। इवान बेचारा इसी चीज में पड़ा हुआ था कि ये बड़ों का मामला क्या है। एलिने मन में बोलती है, यह आखिर कैसा आदमी है? बच्चे के सामने यह कैसी बातें कर रहा था? अगले सीन में हम एनिक्स के किचन को देख पाते हैं, जहां कसर एलिने को घूरे जा रहा था। एलिने घबराते हुए मन में बोलती है, क्या ये मुझे स्कैन कर रहे हैं? मैं श्योर हूँ ये यही सोच रहे होंगे कि पहले कौन से बॉडी पार्ट को अलग करेंगे। एलिने रोते हुए मन में बोलती है, मुझे माफ करिएगा ट्विन प्रिंस, ऐसा लगता है यही मेरा अंत है, मैं उन दोनों को बड़े होते हुए नहीं देख पाऊंगी। कसर कहता है, आखिर तुमने उनमें से एक को भी क्यों नहीं पहना है? एलिने कहती है, क्या?
कसर कहता है, मेरे गिफ्ट्स को। एलिने कहती है, क्योंकि वो मेरे नहीं हैं। कसर कहता है, यह आपका कैसे नहीं हो सकता? मैंने ये सब आपके ब्रेकफास्ट खिलाने के बदले भेजा था और मैंने कहा भी था मैं आपको रिपे करूंगा। एलिने कहती है, तो आपका मतलब यह था? कसर कहता है, तुमको क्या लगता है मैं मजाक करूंगा? एलिने कहती है, मेरा मतलब है कि आपने मेरी जिंदगी बख्श दिया। कसर कहता है, यह कुछ डिफरेंट था। एलिने कहती है, ओह अच्छा। कसर कहता है, यह सारे गिफ्ट्स ब्रेकफास्ट के रिटर्न में, पर मेरे दिमाग में उस एक्सीडेंट को लेकर कुछ अलग ही प्लान है। एलिने मन में बोलती है, यह किस टाइप के नॉनसेंस वाला लॉजिक है? एलिने कहती है, फिर भी मैंने उनमें से एक को भी एक्सेप्ट नहीं किया है। कसर हंसते हुए बोलता है, अच्छा ऐसी बात है। कसर लुई को याद करते हुए बोलता है, मैं जब आ रहा था तो मैंने उन ट्विन प्रिंस में से किसी को पूरे खिलौने के साथ खेलते देखा है। एलिने घबराते हुए बोलती है, प्रिंस लुइस। एलिने अपना सिर पकड़कर घबराते हुए मन में बोलती है, मेरे को शायद उनके साथ प्रॉमिस कर लेना चाहिए था। मुझे उन्हें पहले ही सब बता देना चाहिए था। कसर कहता है, चिंता मत करो, मैं तुमसे उन सभी चीज़ों के लिए पेमेंट नहीं मांगने वाला। एलिने को दिलासा देते हुए बोलता है, तो आज तुम मेरे लिए खाना नहीं बनाओगी? एलिने कसर की तरफ मुंह बनाते हुए बोलती है, वैसे भी आप मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाले। कसर कहता है, मैं अगर छोड़ दूं तो? एलिने चिल्लाकर खड़े होते हुए बोलती है, मैं आपके लिए पूरा खाना बना दूंगी। जस्ट एक बार आप बोल के तो देखिए। कसर एलिने के बालों को प्यार से पकड़ते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे बनाए गए खाने को बहुत एंजॉय करूंगा, पर मेरे कुछ और भी फेवर हैं जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। जैसे कि तुम देख सकती हो मुझे तुम पर इंटरेस्ट है। क्या फर्स्ट डेट पे चलोगी? एलिने शर्माते हुए मन में बोलती है, ओह योर ग्रेस इतने स्वीट तरीके से बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है यह कोई झूठ तो नहीं है ना? अगले सीन में हम किसी बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया को देख पाते हैं और किसी कैरेज से एलिने निकलती है। एलिने कैरेज से निकलते हुए बोलती है, वाओ। उस एरिया को देखते हुए एलिने कहती है, यहाँ सब कुछ है, कैफे है, शॉप है, रेस्टोरेंट भी है और सभी कितने सुंदर ड्रेस भी पहने हुए हैं। एलिने यह सब कुछ देखकर मन में बोलती है, यह कैसे पॉसिबल है? इतने सारे अमीर लोग यहाँ पे कैसे? तभी एलिने का पैर किसी चीज में पड़ जाता है जिससे एलिने गिरने जा रही थी, पर कसर ने एलिने को पकड़ लिया था। कसर कहता है, संभल के। एलिने मन में बोलती है, तो ऐसा फील होता है किसी हैंडसम आदमी के इतने पास आने पर? कसर कहता है, हाथ पकड़ कर चलते हैं जिससे तुम फिर न गिर जाओ। घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, सभी देखने लग जाएंगे वरना। कसर एलिने का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, शर्माओ मत। एलिने अपना हाथ और कसर का हाथ देखती है और मन में बोलती है, उनका हाथ कितना बड़ा है। उन दोनों को देखकर एलिने के पीछे से दो लड़कियां आपस में बोलती हैं, माय गुडनेस, आखिरकार ये लड़की कौन है? मुझे लगता है यह कोई मेड है, जिसे एलिने भी सुन रही होती है। कोई और भी बोलता है, मैड डॉग का कोई लवर भी है। एलिने मन में बोलती है, सभी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, यह आदमी कभी भी रिलेशनशिप में नहीं हो सकता। लोग बोले जा रहे थे, जरा उधर तो देखो, उस पत्थर जैसे ड्यूक के पास भी कोई लेडी हो सकती है। मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ कि आखिरकार मैंने देखा क्या है। एलिने मन में बोलती है, मैं अब और नहीं सह सकती। तीन लड़कियां गुस्से में जलते हुए बोलती हैं, उस लोमड़ी को ही क्यों? एलिने रोते हुए मन में बोलती है, आप सब लोगों को गलतफहमी हो रही है। अगले सीन में हम किसी कैफे गोल्डन ईडन के बोर्ड को देख पाते हैं, जिसे देखकर एलिने बहुत एक्साइटेड हो जाती है। एलिने कसर से बोलती है, मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे जानना है कि वो लोग कैसे सेल करते हैं, मैं बहुत क्यूरियस भी हूँ। एलिने कसर को वहां ले जाने लगती है। उस कैफे का वेटर स्माइल करते हुए बोलता है, गोल्डन ईडन में आपका स्वागत है, क्या आप यहाँ बैठना चाहेंगे? एलिने उत्साहित होते हुए बोलती है, पीछे के साइड, और अगर उसमें कर्टन हो तो और भी बढ़िया रहेगा। वेटर कहता है, ठीक है आप इधर आइए। वो लोग सीढ़ी से ऊपर चले जा रहे थे। एक जगह पर बैठकर एलिने इधर उधर देखते हुए मन में बोलती है, यह ठीक वैसा ही कैफे है जिसके अलग सेपरेट रूम्स भी हैं। वेटर मेन्यू को रखते हुए बोलता है, ये रहा आपका मेन्यू। एलिने मेन्यू को देखते हुए मन में बोलती है, जबकि हम लोग यहाँ पर आ ही गए हैं तो हम लोगों को कुछ ऑर्डर कर लेना चाहिए। एलिने मेन्यू के प्राइस को देखकर घबराते हुए कहती है, यहाँ सबसे सस्ता पानी है, वो भी 50 सिल्वर का। आखिरकार ये इतना महंगा क्यों है? कसर वेटर को मेन्यू पकड़ाते हुए बोलता है, मुझे यहाँ का सबसे बेस्ट आइटम ट्राई करना है। वेटर कहता है, मैं अभी लाया सर। एलिने मेन्यू को देते हुए बोलती है, मुझे बस पानी चाहिए।
वेटर कहता है ठीक है और वेटर वहां से चला जाता है। एलिने और कसर एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों कुछ बोल नहीं रहे थे, जिसकी वजह से एलिने मन में बोलती है यह कितना ऑकवर्ड है। इसका रीज़न यह है कि मैं इनसे डरती हूँ या यह दिखने में हैंडसम है। मैं पहले कभी भी किसी हैंडसम लड़के के साथ ऐसे नहीं निकली हूँ, फिर भी यह कितना अनकंफर्टेबल है। कसर कहता है चिंता मत करो, मैं तुमको जिंदा नहीं खाने वाला। एलिने घबराते हुए कहती है थैंक यू। कसर तभी बोलता है फिर भी, जिससे एलिने और घबरा जाती है। कसर अपनी बात बोलता है मैंने तुमको बोला है मुझे तुम पे इंटरेस्ट आ रहा है, और तो और एक आदमी एक लड़की को गिफ्ट क्यों भेजेगा, उसको डेट पे चलने के लिए क्यों पूछेगा। एलिने कहती है या तो उसको किसी स्कीम या कल्ट में फंसाने के लिए। कसर कहता है स्कीम कल्ट, ये क्या है। वेटर वहां पे आकर बोलता है माफ करिएगा, और कहता है यह रहा हमारे यहाँ का सिग्नेचर फ्रूट कंपोट टी, शुगर केक, मैरून केक, रिगा फ्लेवर टी और भी नॉर्थ से, और ईडन का ब्लैक टी। एलिने अपने सामने पूरा केक और फ्रूट्स को देखकर हैरान हो जाती है। वेटर कहता है ये जितने भी प्लेट्स इन फ्रूट्स को होल्ड किए हुए हैं वो सभी लून रीजन के मास्टर क्राफ्टमैन के द्वारा बनाया गया है। एलिने को उसका पानी देते हुए बोलता है यह रहा आपका पानी मिस। एलिने कहती है थैंक यू। एलिने अपने ग्लास को देखते हुए बोलती है यह पानी कितना रिफ्रेशिंग है, 1,000,000 वॉन इतने स्वीट के लिए पहले कभी मैंने टेस्ट नहीं किया है। कसर कहता है खाओ। एलिने कहती है पर मेरे पास पैसे नहीं है। कसर कहता है कैसा मजाक कर रही हो तुम, मैं तुमको पेमेंट करने के लिए नहीं कह रहा, तो खा लो। एलिने बस शर्मा जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। एलिने एक केक को कट करती है और उसे खा लेती है। खाते ही उसको कुछ अजीब फील होता है। खाने के बाद एलिने मन में बोलती है इसमें कुछ तो कमी है। केक और पेस्ट्री को देखते हुए मन में बोलती है यह तो स्वीट है, और मैं यह भी बोल सकती हूँ कि इनमें महंगे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ भी किया गया है, पर तब भी कुछ तो मिसिंग है। शायद इसका यह रीज़न होगा कि यहाँ शुगर का यूजेस कम हो। इस सुपरमार्केट में स्नैक्स को बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन नहीं किया जाता है। एलिने खाते हुए सोचती है कल मैं ट्विन प्रिंस को कोरियन स्नैक्स दूंगी। कसर एलिने को देखे जा रहा था। कसर कहता है क्या तुमको यह पसंद नहीं आया। एलिने कहती है नहीं नहीं, यह डिलीशियस है। एलिने कसर को खिलाते हुए मन में बोलती है मैं क्या सोचे जा रही हूँ, मुझे तो इनका थैंकफुल होना चाहिए जो मुझे यहाँ लाए हैं। एलिने कहती है आपको भी ट्राई करना चाहिए योर ग्रेस, आ करिए। कसर परेशान हो जाता है, फिर भी उसे खा लेता है। एलिने कसर को खाते हुए देखती है और कहती है कसर कितना हैंडसम लग रहा है। एलिने कसर को देखते हुए मन में बोलती है नो डाउट कसर बहुत गुड लुकिंग पर्सन है। फिर एलिने को होश आता है। एलिने शर्माते हुए मन में बोलती है इससे बाहर निकलो, कसर का कोई रीज़न ज़रूर होगा इतना अच्छा बनने के पीछे, मुझे डेट पर लाने के पीछे। मुझे ख़त्म तो नहीं करना चाहते हैं, यह तो पूरा गड़बड़ है। उनके गुड लुक्स पे मत जाओ एलिने। एलिने फोक को रखते हुए बोलती है योर ग्रेस प्लीज़ आप मुझे सच बताइए, आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, क्यों है ना। कसर यह सुनकर शॉक हो जाता है। फिर वहाँ सन्नाटा छा जाता है। एलिने कसर के सामने हाथ हिलाते हुए बोलती है हेलो, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं। कसर कहता है जैसा मैंने सोचा था, तुम इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हो, इसलिए मैं तुमको पसंद करता हूँ। एलिने मन में बोलती है ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पता है आपको क्या पसंद है। कसर कहता है या मैं कोई एक्टिंग कर रहा हूँ। एलिने ने अपनी ओर से बात किया था पर वह भी किसी काम नहीं आया। एलिने कसर की बात सुनकर मन में बोलती है यह आगे जाकर मेन फीमेल लीड के साथ लव करने वाले हैं। एलिने कहती है अगर आपको मेरे से कुछ चाहिए तो आप मुझे अभी के अभी बोल दीजिए। एलिने मन में बोलती है मुझे जल्दी ही घर जाना है और ट्विन प्रिंस के लिए डिनर भी बनाना है। कसर कहता है ठीक है कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है बातों को आगे बढ़ाने का, मुझे एक लवर चाहिए। एम्प्रेस मुझे शादी करने के लिए प्रेशर दे रही है, वो चाहती है मैं एक लड़की के साथ सेटल हो जाऊं, कौन चुनेगा उनके पसंद वाली को। एलिने कहती है एम्प्रेस, यानी आपका मतलब है एम्प्रेस योलो। हम लोग महारानी योलो के बारे में जान पाते हैं। इस स्टोरी के फाइनल विलेन वह एक कॉन्कुबाइन थी, पर उनके बेटे को क्राउन प्रिंस बनाया गया था। उन्होंने ही कसर को खत्म होने के लिए बैटलफील्ड में भेज दिया था। तब भी कसर उस युद्ध को जीतकर ड्यूक बनकर लौटे थे। कसर के पसंद की हुई लड़कियों को वह उसके खिलाफ ही जासूसी करने के लिए बोलती थी। अब मैं समझ रही हूँ ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। एलिने कहती है तो आप यहाँ पे किस लिए आए हैं। कसर कहता है तुमने तो कहा था हम दोनों लवर्स हैं जो एक दूसरे को बहुत लंबे टाइम से जानते हैं।
एलिने परेशान होते हुए बोलती है, यह तो आपको भी पता है यह सब झूठ है। मुझे हैंडसम लड़के पसंद है, लेकिन इस मामले में यह बहुत रिस्की है। एलिने कहती है, वहाँ तो और भी लड़कियाँ होंगी ना, क्या हुआ अगर महारानी मुझे हेट करने लगे, अगर ट्विन प्रिंस को कुछ हो गया तो। कसर अपना हाथ बढ़ाता है और एलिने के होठों से क्रीम हटाते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारा बनाया गया खाना पसंद है। और उस क्रीम को खाते हुए बोलता है, इस बात को मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम कितनी औसम हो। कसर एलिने को बोलता है, यह डेजर्ट अच्छा नहीं था, तुम्हारा कुकिंग इससे बहुत अच्छा है। अगले सीन में हम एनिक्स को देख पाते हैं जहां एलिने आ जाती है। एलिने कैरिस को जाते हुए देख रही थी। एलिने हंसते हुए बोलती है, मैं इतनी सीधी नहीं हूँ, नहीं सोच सकती। मैंने उनको कहा है मैं इसका आंसर एक हफ्ते बाद दूंगी, पर अब क्या, मैं और कसर, वो भी लवर्स, ये क्या बकवास है। एलिने कसर को इमेजिन करते हुए बोलती है, एक सेकेंड, मैं ऐसा क्यों एक्ट कर रही हूँ जैसे मैं उनको एक्सेप्ट करने वाली हूँ। फिर उन सभी इमेजिनेशन को हटाते हुए बोलती है, हट जाओ हट जाओ। एलिने परेशान होते हुए बोलती है, मुझे उनको ना बोल देना चाहिए, उनके साथ इन्वॉल्व होने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला मेरे साथ। तभी एलिने कुछ नोटिस करती है, एमा बहुत सारी महिलाओं के साथ घिरी हुई थी। तभी उसने एलिने को भी देख लिया। एलिने आगे आते हुए मन में बोलती है, ये सब कौन है, और सभी से बोलती है, मैं यहाँ की मेड इंचार्ज हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या। हरे रंग की घड़ी वाली लेडी बोलती है, हम सभी यहाँ पर ट्विन प्रिंस को देखने आए हैं। एलिने कहती है, मैं उनको यह मैसेज दे दूंगी। लेडी बोलती है, ओके ठीक है, और एक लेटर निकालते हुए बोलती है, मार्कस लेमन ने ट्विन प्रिंस को रोज पार्टी के लिए आमंत्रित किया है। एलिने और एमा दोनों हैरान हो जाती हैं। एलिने मन में बोलती है, यह तो बहुत बुरी बात है, मैं इसको कैसे भूल सकती हूँ। एलिने बताती है, द ऑल रोज पार्टी, मार्कस लेमन, वह मैडम ऑफ सोसाइटी और पार्क सैली ट्रेंड सेटर हैं पूरे एम्पायर की। इस पार्टी को वो हर साल अरेंज करती है। इस जगह पे सभी फैमिली मेंबर शामिल होते हैं, जहाँ पे वे लोग अपनी फैमिली के वाइन और केक को प्रेजेंट करते हैं उनके फैमिली रेसिपी के साथ। नोवेल में ट्विन प्रिंस को भी इनवाइट किया गया था, पर इवान का पैर हर्ट हो गया था, जहाँ पे एक शराबी नोबेलमैन अपने चाकू का शो ऑफ कर रहा था। एलेने लेटर को पकड़ते हुए मन में बोलती है, यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, मार्कस ने महारानी को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा किया था, क्योंकि वह अपने फैमिली को पसंद नहीं करती सिवाय उनके खुद के बेटे को छोड़कर, तो इसलिए उन्होंने ट्विन प्रिंस को इनवाइट किया था, और इस एक्सीडेंट को उन्होंने ऐसा दिखाया था कि वो लोग फाइट कर रहे थे। लेटर को देखते हुए वह मन में बोलती है, फिर भी यह वियर्ड है, पर यह तो आने वाले स्प्रिंग में उनके 8वें जन्मदिन से पहले यह पार्टी नहीं होने वाली थी, और उनके आने में तो अभी 10 महीने बाकी हैं। पर अभी क्यों, स्टोरी बदल गई है क्या, क्योंकि मैं कसर से मिली थी शायद इसलिए। आज की कहानी यहीं तक। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।